हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आइए अब हम नावल के पार्ट नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो को अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इरम की रुखसती के बाद तस्लीम बेगम ने खुद को बामुश्किल संभाला। इरम की रुखसती होते ही उसकी नजरें वजाहत खान पर जा टिकी। ना चाहते हुए भी दिल के हाथों मजबूर होकर अली खान की तरफ कदम बढ़ाए। मुजाहिद अली खान ने उनको अपनी तरफ आना महसूस करते हुए वहां से बाहर की जानब कदम बढ़ा दिया। मिस्टर खान, बरसों बाद वही तर्ज तहाफ़त सुनते वजाहत खान के कदम थमे थे, लेकिन दिल भी एहतियार से बाहर हुआ था। लेकिन उन्होंने उनके कदम तो थमे, लेकिन वो पलटे नहीं थे। जानते थे पलटे तो मुजस्सम हो जाएंगे। उनका ना पलटना तस्लीम बेगम को दोहरी अजियत से मुतला कर गया। मीलों के फासले थे, सदियों के फासले थे जो सिमट नहीं सकते थे। हमारी बेटी का ख्याल रखिएगा, धीरे से कहते वो अपने आंसू जब्त करती रूह फेर गए थे। उनकी बात सुनते हुए खामोशी रहे। चाहते तो बहुत कुछ कह सकते थे, लेकिन अब वक्त नहीं रहा था वो कुछ भी कहते, इसलिए खामोशी के साथ बारात के हमरा बाहर निकल गए। मोहत माँ के करीब आया, उसके कांधे पर हाथ रखा। अम्मी, ये शख्स कौन था? मोहत के सवाल पर उन्हें रोती हुई आंखों से बेटी को देखा, उनके गले लगे, लेकिन उनके लब से अदा न हो सका कि वो इरम के वालिद थे। कस्बा जैसे ही बाथरूम से बाहर निकली, जहां कमरे का दरवाजा खोलता हुआ अंदर दाखिल हुआ। टावल से चेहरा हुश करती वो सामने थी, जहां उसे गहरी नजर से देख रहा था। कस्बा ने उसके जन्म से रूह पलट लिया था, जो आज जहां से को घुटना से चुभा था, और आगे बढ़कर उसके हाथ से टावल लिया। बेहतियारी नजर उसके गाल पर जा रुकी। कस्बा, एक बात हमेशा याद रखना, मैं सब कुछ बर्दाश्त करूंगा, लेकिन दादी के साथ कभी बदतमीजी मत करना। उस घर की बड़ी हैं, जो वो कहती हैं उसको सुन लेना। जहांजेब ने उसे बहुत ही प्यार से समझाया तो उसने शिकवा करने वाले अंदाज में जहांजेब को देखा। मिस्टर जहां, वो मुझे कुछ भी कह दे मैं बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन अगर उन्होंने मेरे बाबा के बारे में एक बार फिर कस्बा का लहजा रोन गया था, वो अपनी बात मुकम्मल ना कर पाई और जहांजेब ने गहरा सांस हट किया। जानता हूँ दादो ने कुछ गलत ही कहा होगा, लेकिन आज के बाद कभी तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, ये वादा है मेरा। यहाँ आओ मेरे पास। जाने से खींच के अपने पास किया था, वो मन मनाते हुए खुद को शर्माने लगी। कस्बा का इतना गुस्सा जाने लब ताने तले दबाए। अब अगर बात ना की तो एक लगा दूंगा। जाने फिर से कहा, ले यह गाल हाजिर है, जो कसर रह गई है वो आप थप्पड़ मारकर पूरी कर ले। कस्बा ने बेतास अंदाज में कहते अपना सूजा हुआ गाल जहां के आगे किया था, तो एक पल को जहांजेब का दिल उसके सूजे हुए गाल पर पूरी तरह से दखा और उसकी कमर पर हाथ डाले उससे करीब किया। कस्बा ने नाराजगी से नजरें झुका ली थी। इस लम्हे वो सीधा जहां के दिल में तुरी जा रही थी। उसके गालों पर लबों से मरहम रखते हुए उसकी अजियत को कम करने की कोशिश करने लगा। उसके लबों का लम्स कस्बा के दिल पर हल्की हल्की फुवार बनकर बरसने लगा। उसकी पलकें मजीद झुकती चली जा रही थी। उसकी शर्मो हया जहां को हमेशा से बाती थी, और अब तो उस पर हक था पूरा पड़ा, और अपना हक थोड़ा सा वसूल करने का इरादा रहता था। आई एम सॉरी, जहां के सरगोशी में कह गई अल्फाज ने कस्बा को सख्त हैत में डाला। जिस शख्स से वो इतने वक्त से माफी मांग रही थी और जो माफ करने के बजाय उसे छोड़कर चला जाता था, आज वो माफी मांग रहा था। क्या हुआ है, ऐसे क्यों देख रही हो? उसके ध्यान से देखने पर वो थोड़ा सा महसूस हुआ। आप मुझसे माफी मांग रहे हैं? अभी बावें चुकाते हुए उसने बहुत ही मासूमियत से जहांजेब से सवाल किया। क्यों? जहांजेब अपनी बीवी से माफी नहीं मांग सकता? उसके इतने दिल फरेब अंदाज से कहने पर कस्बा का दिल बहुत ही खुश हुआ था, लेकिन उसने फिर भी जाहिर ना होने दिया। चौधरी जहांजेब नहीं माफी मांग सकता, लेकिन मिस्टर जहां मांग सकते हैं। उसके उतराकर कहने पर जहांजेब ने उसकी कमर के गिर्द दोनों बाजू माइल करते हुए उसे बहुत ही करीब कर लिया था। चलो मिस्टर जहां ही समझकर माफ कर दो। उसकी नाक से नाक रब की तो कस्बा के दिल में एक अजीब सी गुदगुदी हुई। और अगर माफ ना करूं तो? एक दिल फरेब अंदाज से मुस्कुराकर कहा। क्यों? क्यों माफ नहीं करोगी? कस्बा जितना बोलने की हिम्मत करती, उसकी कमर पर रक्स करता हुआ जहां की उंगलियों का लम्स उसे शर्म हया के लबादे में लपेट रहा था। क्यों माफ नहीं करेंगी? जहां ने भी सब कुछ बुलाते हुए खुद से करीब तक करते हुए उसके सांसों की गरमाइश को महसूस किया। उसका दर्दता हुआ दिल इस वक्त जहां बासानी महसूस कर सकता था। आपने भी तो मुझे इतना अरसा सजा सुनाई, जबकि मैंने आपको अपने शोर के रूप में देखते रब का शुक्र अदा किया था, और आप मुझे सजा देकर चले गए। शिकवा को अंदाज में कहती वो एक बार फिर से जहां को वो सब याद करवा गए जो वो भूलने की कोशिश कर रहा था। खामोशी से हाथ खींचता हटता वो पीछे हटता, और रूह पलटा कि कस्बा ने उसका हाथ थाम लिया। ऐसे करेंगे तो मैं कभी माफ नहीं करूंगी। आंखें पानियों से बढ़ गई थी, और जहां एक नजर उसकी आंखों के सुर्खी पर डाले और फिर से उसके गाल को देते वो अब की बार पूरी शिद्दत से उसके गाल पर झुकता उसका हवास भासा कर गया। उसका ये शिद्दत भरा हुआ अंदाज देती कस्बा जी जान से लजरी थी। कस्बा, तुम्हारे सामने खड़ा ये शख्स सिर्फ तुम्हारा है, मुझे तुमसे सिर्फ भरोसा चाहिए। आज के बाद चाहे कुछ भी हो जाए, मुझसे कुछ मत छुपाना। उसे मेरा हुक्म समझो, वरना तुम जानती नहीं कि मिस्टर जहां को चौधरी जहां बनने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। वो चौधरी जहां इतना स्वीट नहीं है जितना मिस्टर जहां है।
जहाँ ज़ेब ने उसके कानों में तनबीह भरी सरगोशी करते उसे बहुत कुछ बाबर करवाया गया था। उसका चेहरा दोनों हाथों में थामे उसको देखती उसकी सभी पेशानी पर मोहब्बत की पहली मोहर साबित कर गई, जिसने झांक कर दिलो दिमाग में सुकून की एक लहर दौड़ा दी थी। मुस्तफ़ा इरम को रुखसत करके मुझसे वजाहत खान के घर लाया था। अंदलीब और लुबना बेगम ने काफी इसरार किया कि उसके साथ उसके घर चलें, लेकिन वो नहा मना और अपनी ही करके दम लिया। वजाहत खान के अचानक वहां पर पहुंच जाने और उस इंकशाफ पढ़ के इरम की बेटी है फिलहाल लुबना बेगम और नदीम साहब ने चुप साध दिए थे। वजाहत साहब का उसके साथ क्या ताल्लुक था ये भी एक राज था, और लुबना बेगम वो एक सच्चाई जो कि छुपाई हुई थी, अब देखना था कि वो कब खुलती है, क्योंकि इस सच्चाई के खुलने के बाद बहुत कुछ बदलने वाला था। आओ बेटा, उसे अपने ही घर समझो। इतने बड़े बंगले में दाल होते इरम ने घूंघट से ही खूबसूरत मार्बल्स को देखा था। ये वो घर नहीं था जहाँ पर वो मुस्तफ़ा से मिलने आ चुकी थी, ये कोई और घर था। मुस्तफ़ा उसके साथ नहीं था, शायद वो अंदर नहीं आया था, और इरम ने सिर्फ अंदाजा ही लगाया था और गहरा सांस खारिज करते अपना घूंघट उलट दिया। सामने खड़े शख्स को देखते उसके माथे पर बल पड़े थे, उसके चेहरे पर अभी भी चोटों के निशान थे, या शायद बहुत को कंपोज करते थे कि वो ठीक है। इरम को ऐसा महसूस हुआ उनकी आंखों में इरम के लिए तड़प और मोहब्बत थी। इरम बेटा, आप रूम किस तरफ है? मुझे नींद आ रही है। रूह फेरते बिना किसी तासक के कहा तो वो लब बीच के मैट को बुकारा तो इरम को रूम में ले जाने का कहा। इरम उन्हें नजरअंदाज करती आगे बढ़ गए। उसके जाते उसकी आंखों में रुके हुए आंसू बह निकले। वक्त ने उसे कड़े इम्तिहान में लिए थे और आगे भी न जाने क्या कुछ उसको देखने को मिलने वाला था। क्या हुआ अंकल? आम की आंखों में आंसू। मुस्तफा ने उनकी नम आंखें देख ली थी, जबकि इरम को मुंह बनाकर वहां से जाता भी वो देख चुका था। अरे नहीं नहीं, कुछ नहीं। इतने अरसे बाद अपनी बेटे को देखा तो आंखें नम हो गई। छोटी सी थी जब देखा था, अब तो माशाल्लाह बड़ी हो गई है। उन्हें बात को डाला था। अंकल आप चले रूम में, आराम करें, सुबह बात होगी। रिलैक्स रहें प्लीज। उन्हें कमरे तक लेकर जाते हुए मोहब्बत और फिक्रमंदी से बोला तो वो असबाब में साह लाते हुए उसके हमरा उसी उदासी से चल दिया। उन्हें कमरे में लेकर जाते मेडिसिन वगैरह देते। मुस्तफा का अच्छा खासा वक्त लग गया था। लाइट ऑफ करता वो बाहर निकला। अब उसका रूह अपने कमरे के जन्म था, जो आज से अब सिर्फ उसका नहीं था बल्कि एक अदद हसीन दोशीज़ा के साथ बांटना पड़ा था। दार की आवाज से दरवाजा खुला था। इरम की नजरें अब उसकी तरफ उठी थी। क्या बेहूदगी है ये? तुम्हें कोई एहसास है तुमने अंकल को कितना दिल दुखाया है? मुस्तफा जानहाना तेवर के साथ कमरे में दाल हुआ था, जहाँ इरम पहले ही गुस्से से बड़ी बैठे थे। दिल? उनके पास दिल है? उल्टा वो उसे दो बदल सवाल जवाब करने लगी थी। कोई और वक्त होता तो मुस्तफ़ा उसका ये गायल कर देने वाला रूह भी इग्नोर ना करता, लेकिन बात इस वक्त उसके अंकल की थी और उनके लिए वो कोई भी कंप्रोमाइज नहीं कर सकता था। अपनी जुबान का कंट्रोल करो, उस जुबान के जोर सिर्फ मेरे सामने दिखाया करो, सबके सामने नहीं। और आइंदा अगर अंकल के साथ बदतमीजी की या उनका दिल दिखाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुस्तफ़ा ने उसे उंगली उठाकर वार्न किया तो इरम ने सर झटका। आपसे बुरा कोई और हो भी नहीं सकता मिस्टर एम के। इरम के अंदर बहुत कुछ टूट चुका था। सबीना हमेशा अपने मतलब के लिए उसकी जात का इस्तेमाल किया, और मुस्तफ़ा जिसे वो एक अच्छा इंसान समझी थी, जो कस्बा को ढूंढने में उसकी मदद करने वाला था, अब उसे मुस्तफ़ा भी इंसान में से एक ही नजर आ रहा था। उसका भरोसा उठ गया था। एम के ने बाजू से पकड़कर उसे गुस्से से पिजान खींचा कि वो लड़खड़ाई। अभी तुमने मेरा बुरा रूप तो देखा ही नहीं है। जिस दिन देख लोगी ना, दोबारा देखने की हसरत नहीं रहेगी। मुझे किसी भी चीज़ की अब कोई परवाह, कोई हसरत नहीं रही मिस्टर मुस्तफ़ा, इसलिए मुझ पर यह शोहरों वाला रोब डालना बंद करे। इरम बिना उसे डरे या धमके अपनी बात मुकम्मल करती उसका चेहरा देखने लगे, जो इस वक्त शिद्दत गुस्से से इंतहा लाल हो चुका था। मेरे अंकल को तुम्हारी वजह से कुछ भी हुआ या तुमने उनका दिल दिखाया तो हमारे बीच की डील उसी वक्त खत्म। तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। आप आप अपनी बात से मुकर रहे हैं। ये शादी एक डील के तहत हुई है, आपको मेरी बहन को ढूंढना होगा। इरम तेज लहजे में बोले, इस डील के मुताबिक तुम्हें मेरे वालिदैन से इज्जत से पेश आना होगा, और अंकल वजात मेरे लिए इस दुनिया में सबसे बढ़कर मेरे अंकल है, इसलिए उनकी तकलीफ है मुझे तकलीफ होगी, और जब मुझे तकलीफ होगी तो जाहिर बात है डील को कौन चलाएगा। इसलिए अभी भी वक्त है, खुद को सुधार लो। आपकी बात ठंडे लहजे में कहा तो इरम खामोश रही, लेकिन आंखें नम हुई थी। ये फजूल के तस्वीर मेरे सामने मत बहाना। रोती हुई लड़कियों से सख्त चीड़ है मुझे। पॉकेट में हाथ डाले माथे पर 2 बार सजाए बहुत ही संजीदा अंदाज में बोला था, मुझे कोई शौक नहीं है अपने आंसू आप जैसे बेहिस इंसान पर जाया करो। पाँव पटक कर बोलती वो अंदाजे से बाथरूम का रुख कर गए थे, जबकि मुस्तफ़ा दिल से मुस्कुराया था। बिना पटरी के एक्सप्रेस चलती ही जाती है। वो सर डटता हुआ बिस्तर पर नींद दराज हुआ था। अभी तो सोने पर एक अलग सीन क्रिएट करेगी मैडम, मजा आएगा। वो पुरसोच अंदाज में दिल ही दिल में इरम को सोचते हुए मुस्कुरा रहा था।
बढ़ान कमरे में आया तो परी शीशे के सामने खड़ी बाल संवार दी और बढ़ान ने उसे नजरअंदाज किया तो परी ने भी उसे उसी की नजरअंदाज कर दिया। बढ़ान कब्र से फाइल निकालता एक उचटती हुई निगाह उस पर डालता ठटका। उसका दिल जैसे साकत हुआ था। परी डोंट मूव। इस वक्त बढ़ान का दिल सूखे पत्ते की मांत लजा था, जबकि परी उसे हैरानगी से देखती बमें उचका गई और बढ़ान उसे चाह कर भी ना बता सका कि इस वक्त उसकी पूछ पर क्या है। फाइल धीरे से एक तरफ रखते हुए एक कदम बढ़ाता हुआ परी के पास आया। परी स्टैचू बनी हुई खड़ी थी। वो हिलती के बढ़ाने नफी में साहिल लेते उसे रोका और परी का दुपट्टा धीरे से उसके कांधे से उतारने लगा। परी तो जी जान से लजर उठी थी। ये क्या करने का इरादा रखता है? माथे पर डाले बढ़ान को देखा, जिसकी नजर उसकी पुष्प पर थी। उसकी एक्टिंग पर परी का जी चाहा उसे अच्छी हाथ से सुना दिया, जो न जाने क्या कर रहा था। अचानक से बढ़ाने वो दुपट्टा उसके कमर पर हाथ डालकर उस चीज को दबोच लिया और परी की चीख निकल गई। फौरन कंग बनी हुई मुंह पर हाथ रखे हुए बढ़ान को देखने लगी और नजर उसके हाथ पर पकड़े दुपट्टे पर जा ठहरी, जिसमें से एक बहुत ही बड़ा काला बिच्छू झांक रहा था। उसे देखते हुए परी के रोंगटे खड़े हो गए। उसकी हालत बिगड़ने लगी। अपनी कमर को वो बेइरादे ही जानने लगी थी। बुरी तरह से डर गई थी वो। अपने जिस्म पर से उसे बिच्छू ही डिंगते हुए महसूस होते और बढ़ान उसे बाहर गैलरी में लेकर जाता। उसका काम तमाम कर चुका था। वापस पलटा तो परी अभी भी खुद को जानने में लगी हुई थी। उसके जिस्म की दिलनशीन रनाइयों पर वो ठटका था। वो मुकम्मल हुस्न उसका था, उसकी मलकियत था, उस पर पूरा पूरा इख्तियार रहता था, लेकिन उसके बावजूद वो मोहलत दिए हुए था। क्यों? ये वो सवाल था जो आज पहली बार बढ़ान ने उससे किया था। वो उससे आप भी मोहब्बत करता था। इस बात का अदराक होता वो बुरी तरह से घबराया। वो नजरें फेर गया, लेकिन बटते भी उसकी हसीन सरापे पर जा ठहरी। उस बार वो निगाहों को नहीं हटा पाया था। और मैकेनिकी सी कैफियत में उसकी जन्म पेशे कदमी की, जो अभी तक अपने कपड़ों को जाड़ते हुए रूहानसी हो गई थी। बढ़ान करीब आया। उसने महसूस न किया कि अचानक उसकी नजर एक छिपकली पर जा ठहरी और वो अपने सामने बढ़ान के सीने से जा लगी और रोने लगी। बढ़ाने से अपने सीने से लगाते बहुत नरमी से उसके नरम नाजुक वजूद को समेटा था और खुद पर काबू पाती अपनी पोजीशन का एहसास हुआ तो नजर झुकावे जरा की जरा पीछे हुई। वो बिच्छू बच्चों की तरह हिकलाई थी। कोई नहीं है यहाँ पर। बढ़ान ने बहुत ही प्यार से उसके गाल पर आए हुए आंसू साफ किए। उस पर परी के तमाम हसीसियात जागी और खुद को बढ़ान से अलग करना चाहा। बढ़ान का हाथ झटका। अच्छा होता मर जाती, जान छूट जाती आपकी भी और मेरी भी। वो रूहानी होते हुए बोलती, जबकि बढ़ान ने अभी तक उसे अपने सीने में बीच रखा था और नजरें पूरे कमरे में दोहरा रहा था कि कोई मजीद कोई खतरा तो नहीं। यार रोना तो बंद करो। बढ़ान से हुआ था और परी ने सर उठाकर उसको देखा और खुद को उसके हसास से छुड़ाना चाहा, लेकिन बढ़ान का इरादा उसे बिल्कुल भी छोड़ने का ना था। छोड़े मुझे, वो रोती हुई रूठे अंदाज में बोले। छोड़ने के लिए नहीं थामा था उसे। साथी से खुद ने बीचा। शिकवा कन अंदाज में बढ़ान को एक नजर देती वो उसके सीने पर दोनों हथेलियां जमागी। अपने जज्बात अपनी नई बीवी के लिए समा कर रखे। उसके हक के बड़े अंदाज से कहने पर बढ़ान मुश्किल अपनी मुस्कुराहट छिपा पाया। उसके लब्बों के करीब झुकते उसे समेटने में मजबूर कर दिया। दूसरी तो बाद में आएगी ना, पहली वाली पर तो अपने जज्बात नछावर कर लो। वो बेहतियार होता हुआ उसके गुलाबी लब्बों पर झुका था कि इसलिए लंबे दरवाजे पर दस्तक हुए। वो दोनों ही चौंके, जबकि बढ़ान अच्छा खासा बंद मजा हुआ था। परी की तरफ उसका दुपट्टा बढ़ाते हुए खुद दरवाजे के खोलने के लिए आगे बढ़ा। क्या? बोलो। बढ़ान दरवाजे पर इस्ताहता घबराई हुई मुलाजमा को देखा, जो कि हैरान और परेशान नजर से बढ़ान को देख रही थी। बढ़ान के सर पर वो गड़बड़ाए थे। जी, वो बड़ी बेगम साहिबा ने बड़ी बीबी को बुलाया है। वो मुलाजमा फौरन अपनी सफाई देने लगी। ठीक है, तुम जाओ। बढ़ान थोड़ा कड़क लहजे में कहते दरवाजा जोर से बंद कर गया और मुलाजमा सरपट भागी। दरवाजे से लौटता वो परी के पास आया, जो कि सलीके से सर पर दुपट्टा ओढ़ रहे थे। अब काफी हद तक उसकी हालत समझ चुके थे, लेकिन बढ़ान की हालत अब शायद ही संभल पाती। उसकी कमर पर हाथ डालता उसे खुद से करीब करता बहका था। बढ़ान, क्या कर रही है? छोड़े मुझे। वो बुरी तरह से झटपटाई, लेकिन बढ़ान ने उसकी एक ना सुनी और बिस्तर पर लेके जाते उसकी कलाइयों को तकिए के साथ पिन किया। लीव मी। वो गुस्से से घुराते हुए बोली। छोड़ने के लिए नहीं किया नका। गंभीर लहजे में कहते उसकी गर्दन पर मुझ पा गया था और इतने सख्त गुस्से के बावजूद परी की हंसी निकल गए। बढ़ान ने माथे पर बात डाली उसको घुरा। प्लीज मत करें, वो मिन्नत बड़े लहजे में बोली। और जब बढ़ान ने अपना नरम लम्स उसकी गर्दन पर छोड़ा तो वो खिलखिलाकर मुस्कुराए। परी? बढ़ान को उसके हंसने की वजह बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही। इस वक्त उसे परी की कुर्बत का नशा था और वो समझ ना पा था कि बजाय शर्माने लजाने के वो हंस क्यों रही है। बढ़ान, नहीं, मुझे मत करें ऐसा प्लीज। उसकी आंखों में आंसू बढ़ गए थे। क्यों? क्यों ना करूं? हक रहता हूं तुम पर पूरा पूरा। बढ़ान जरा का जरा बिगड़ा। परी लब काटने लगी, लेकिन बढ़ान को वजह न बता सकी। बढ़ान को उसका लब काटना नागवार गुजरा। धीरे से उसके लबों पर झुकता उसके लबों को अपने शिकंजे में लिया कि वो साकत आंखें फाड़े हुए बढ़ान को बंद आंखों को देखे गई, जो शायद किसी और ही दुनिया में था। कतरा कतरा उसके सांसों को पीता उसके होश ठिकाने लगा। आइंदा मेरे सामने इन लब्बों को तकलीफ दी तो उसे भी बड़ी सजा दूंगा कि उसके
गीले शरबती होंठों का अंगूठे से मसलते वो पीछे हटा था। परी की कुर्बत उसके दिल पर ठंडी फवार बनकर बरसी थी। उसके उठते ही परी अपने दिल की धड़कनों को संभालती फरहान के पास जा खड़ी हुई, जो कबर्ड में सर घुसाए कुछ तलाश कर था। अब यहाँ मेरे पास आकर मत खड़ी हो, जाओ, अम्मी बयान बुला रही हैं। फरहान ने बिना उसकी जन्म देखे हुए कहा तो वो गुस्से से उसकी पूछ को घूरा। कितनी जल्दी बदल गया था ना, अभी कुछ देर पहले कैसा जुनूनी हो रहा था और अब कैसे अनजान बन रहा है। ऐसे मत देखो, जज्बात पर काबू हुए तो बहुत ही मुश्किल में पड़ जाओगी तुम्हारी नन्ही सी जान। कब्र को बंद करते उसके जन्म गहरी नजर देखता वो गहरी सांस बैठ गया था। उसकी बात का मफहूम समझते हुए उसके गाल दहक उठे थे और बिना एक पल की देरी किए वो कमरे से ही बाहर निकल गई थी। उसकी फुर्तियां देखता हुआ फरहान सिरेला मुस्कुराया था। सारी रात सोफे पर सोने से उसकी कमर अकड़ गई थी। कितने आराम से वो बिस्तर पर सोया हुआ था। इरम ने कर्ज का मुस्तफा का जन्म देखा था और गर्दन पर हाथ धरते उसे झटका दिया था। बेमरबत इंसान, जरा भी इंसानियत नहीं है कि नई नवेली दुल्हन की ये इज्जत है। इरम ने नुहान से होते हुए सोचा, लेकिन अपनी बात पर खुद ही ठटकी। नई नवेली दुल्हन? शादी कहाँ है, ये जस्ट एक डील है। 6 माह और आपी के मिल जाने के बाद ये डील खत्म और शादी? क्या हमारा नकाब ही खत्म हो जाएगा? इरम खुद ही की सोचों में गिरी हुई थी जब मुस्तफा की आंख खुली। मरतबे से बाहर आ जाओ तो मुझे बेड टी बनाकर लाओ। मुंदी मुंदी आंखों से इरम को देते वहीं से ऑर्डर जारी किया। इरम के तो सर पर लगी और पैर बोझे। दमाद तो ठीक है ना आपका, शादी की पहली सुबह मैं आपके लिए टी बनाकर लाऊंगी। इरम पाँव पटाती उसके सर पर जा पहुंची। मुस्तफा ने धीरे से आंखें वार करते उस बिपिड़नी शेरनी को देखा जो आपे से बाहर रोड थे। बिना एक पल की देरी किए बिना मुस्तफा ने उसकी कलाई थामी अपनी तरफ खींचा। वो अनबैलेंस होती उसके ऊपर जा गिरी। इस अचानक आफ्ताब पर उसका रंग लट्ठे की मानंद सफेद हुआ। सर उठाकर उसको देखा जिसकी आंखों में हमार थी। क्या कहा? शादी की पहली सुबह? मुझे तो एहसास नहीं हुआ कि हमारी शादी हुई है। नींद की हमारी में आंखों में लाल डोरे लिए वो इरम को साक्षात कर गया था और इरम को समझ आया कि वो क्या बोले। उस शख्स का हंसा उसे हर तरफ गाफिल कर देता था। अजीब सा तिलिस्म था उस शख्स की कुर्बत में कि इरम का दिल पसलियां तोड़कर बाहर आने को मचला था। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो? इतना खूबसूरत और हैंडसम शख्स पहले कभी नहीं देखा। मुस्तफा ने उसका महवियत से देखना हुआ नोट कर लिया था। इरम गड़बड़ा गई थी और मुस्तफा के सीने पर हाथ रखते हुए उठना चाहा कि उसकी कमर के गिर्द मुस्तफा के हंसा मजबूत किया। मिस्टर एम के? वो माथे पर बल डाले हुए बोले। यस मिसेस एम के, उसी अंदाज में जवाब दिया। प्लीज मुझे छोड़ दें, मुझे बाथरूम जाना है। चबा चबा कर एक एक लफ्ज कहा। और मेरी बेड टी? एम के की सुई अभी भी वहीं पर अटकी हुई थी। आप छोड़ेंगे तो जाऊंगी ना, इरम ने जिद होते हुए कहा तो मुस्तफा ने अपना हंसार तोड़ दिया। मिस्टर एम के, वो रहा इंटर का, मैट को ऑर्डर दें, आपकी बेड टी पहुंचा देगी। बाय, जड़ से कहते वो झंबक से बाथरूम का दरवाजे में गायब हो गए थे और मुस्तफा वापस आंखें मूंद कर लेट गया था। इरम का नाजुक सरापा आंखों में घूम रहा था। उसका नाजुक सरापा वो भी अभी महसूस कर था। उसे छूने का हर अमल बेहतियार होता था, जिसे वो अपनी मलकियत समझ कर छूता था। और यही सच था कि इरम उसकी लाइफ में हलचल मचाने वाली, उसके दिल तक रसाई हासिल करने वाली पहली लड़की थी। शाम को वलीमे का फंक्शन अपने एहतमाम को पहुंचा। तकरीबन काफी मेहमान अब जा चुके थे। अब इसी वक्त मुस्तफा के नंबर पर किसी के कॉल आने लगी तो उसके चेहरे पर मुस्कान सज गई। कॉल रिसीव करता वो स्टेज से उतर गया। उसका चेहरा बहुत ही हशाश पशाश लग रहा था। इरम ने की नंकियों से उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा देखा। वो बहुत ही कम मुस्कुराता था। किसी बात पर वो कहकर लगाकर हंसा तो इरम मजीद हैरान हुए। बिल्कुल, जहाँ भाई आप बुलाएं और हम ना आए, ऐसा मुमकिन है भला? मुस्तफा ने जहाँ की शादी में शिरकत न करने की माजत के साथ ही उन्हें गाँव आने की दावत भी दे डाले थे, जिसे मुस्तफा ने फौरन कबूल कर लिया। कॉल बंद करता वो वापस मुड़ा तो अंतलीम ने उसे रोक लिया और दावत का पूछने लगे। मुस्तफा ने फिलहाल इनकार कर दिया। उसे कल इरम को लेकर एक दोस्त की पार्टी में जाना था और फिर जहाँ के गाँव, वहाँ काफी वक्त लग जाना था। उसे अंतलीब की दावत को फिर किसी वक्त के लिए उठा रखा। आज मिस्टर नदीम और लुबना बेगम के इसरार पर वो इरम को लिए उनकी तरफ गया था। इरम को तो लुबना बेगम वैसे भी बहुत ही पसंद थी। इस रात वो वहाँ पर खुद न रहा, बल्कि इरम को लुबना बेगम के पास छोड़कर वह खुद वजात अंकल के पास चला गया था। वो अकेले थे और उनके अकेलेपन के हयात से वो वहाँ उनके पास ही रुकना चाहता था। इरम अलबत्ता बहुत ही खुश थी। तस्लीम बेगम वलीमे पर बहुत ही कम वक्त के लिए आई थी। उनकी तबीयत ठीक नहीं रही थी और इरम के साथ जाने का इसरार के बावजूद उसे साथ लेकर नहीं गए थे। मोहत को अम्मी का ख्याल रखने का कहकर उन्हें रुखसत किया था, जबकि मामू की फैमिली से कोई नहीं आया था जिसका इरम पास अफसोस ही कर सकती थे।